बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वफाकी हुकूमत की निजकारी के मनसूबे हैं। 3200 में से 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। 6000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला है और माजी करीब में भी ये पॉलिसी जो थी इसको शुरू किया गया और अब इसके ऊपर आके इसकी एग्जीक्यूशन देखने में आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो वफाकी हुकूमत जो है वो जो बैंक्स हैं उनसे विंडफॉल जो टैक्स है उसकी मद के अंदर भी बेशुमार पैसा जो है वो इकट्ठा कर चुकी है। और अगर अभी तक के आदादोशुमार को देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी और 4 हफ्तों में 34.5 अरब रुपए से जायद की जो रकम है वो कौमी खजाने में जमा करवाई गई है। सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंक्स की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने का फैसला जो है वो जारी किया गया है। हुक्म इम्तनाई खारिज होने पर पंजाब के बैंक्स ने आज वाजिबुल अदा टैक्स जो है वो कौमी खजाने में जमा करवा दिया। इसके अलावा अगर सियासी मामलात को देखा जाए तो सियासी मामलात में ECC इजलास है। वजारत दिफा के लिए 430 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी गई है और उसके अलावा कौमी सलामती के इजलास की बाज़गश्त भी बहुत सुनाई दे रही है। अभी वही जो है मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ना जाकर वहाँ पे सियासी गलती की है। और सवाल ये भी है कि क्या मुश्तरका एलामिया में मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय को शामिल किया गया। और सवाल ये भी है कि अपोजिशन इत्तेहाद का अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए ईद के बाद जो APC बुलाने का फ़ैसला है किस हद तक खुश आइंद है और किस हद तक मुस्बत हो सकता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, पावर शेयरिंग की बात हो रही है जहाँ पे पंजाब में वहाँ पे सिंध में भी अब सूरत हाल किस तरफ को जाती हुई दिखाई देती है। इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं अभी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कौमी सलामती के मामलात के हवाले से एका होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है यासर के, जहाँ तक मुल्क की कौमी यकजहती की और सलामती की बात है, जहाँ मुल्क के सब जमातों का अगर आप ये कहेंगे इकट्ठे होने की बात है तो ये 1% भी इम्कान नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका मौक़िफ़ एक है। दहशतगर्दी के हाथमे के लिए सब इकट्ठे हैं। दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, इस पर भी सब राजी है। लेकिन अब मामला यह है कि जो बयानात रोजाना वज़रा के आते हैं, हुकूमती वज़रा की तरफ से जो रवैया आ रहा है, बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह JIT में रोजाना लोगों को बुलाया जा रहा है, उसके बाद आप ये भी तवक्को रखें एक शख्स को मारते भी जाए, एक शख्स को दबाते भी जाए और बाद में उससे ये कहे कि नहीं आप हमारे साथ तावन करो, तो ये मुमकिन नहीं। ये 1% भी मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं होगा। सब अपने अपने टाइम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, अपने फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी की जंग में वो लड़ने मरने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत के साथ अपोजिशन का कोई भी शख्स समेत मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत में नहीं जाएगा। एक बात तो इसको ज़हन कर। और दूसरा, आपने आगाज बड़ा अच्छा किया। आपने कहा कि जी ये यूटिलिटी स्टोर बंद हो गए, मुलाजमीन को फारग कर दिया, फलां हो गया फलां। भाई इनके बस में और है क्या? ये रमजान शरीफ में इनके बस में हो तो ये पूरी कौम को कहें कि पूरे साल रोजे रखो और इफ्तारी जो है वो भूख से करो। इफ्तारी जो है उसको बिल्कुल इतनी करो कि जिससे तुम्हारे अंदर सिर्फ सांसें चल सके। लोगों को फल महंगा इन्होंने कर दिया, मुर्गी महंगी इन्होंने कर दी। कौन सी एक चीज है जो सस्ती है? मुझे कोई एक रोजेदार दिखा दे इस पाकिस्तान में, मिडिल क्लास सफेद पोश, जिसके घर में इफ्तारी में कोई अच्छा खाना पकता हो, जिसके घर में सहरी में कोई अच्छा खाना पकता हो, जिसके बच्चे जो है आज के दिन तक ईद के कपड़े ले सके हो, जिनके जो आज भी ये सोच जिसके ज़हन में ये हो कि मैं बिल्कुल इजी हूँ जी, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े भी हैं, नए जूते भी हैं, मेरी बेटी के पास चूड़ियां भी हैं, मेरे बच्चे अच्छी तरीके से ईद मनाएंगे। अब जिन मुलाजमीन को फारग किया जाएगा वो अकेला मुलाजिम नहीं है, उसके पीछे कई खानदान है। सोचे कि उन घरों में मातम बर्पा नहीं होगा, उन लोगों में ये सोच नहीं होगी आगे कहाँ जाएंगे। आपने आज तक जिक्र ही नहीं किया कि आपके वजीर खजाना ने जो बात आज कही है, क्या वो एक लम्हा फिक्रिया नहीं है? आज के दिन जब पाकिस्तान में दूसरा अशरा शुरू हो गया है और या कि दूसरे ममालिक में भी दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तो उस वक्त में गरीबों के बददुआएं ले रहे हैं हम मिडिल क्लास लोगों की बददुआएं ले रही है हुकूमत। और फिर हुकूमत कहती है कि हमने हर जंग को जीतना है अवाम की मदद से, अवाम के साथ मिलकर।
अवाम के साथ मिलना हो तो अवाम को कुछ देना पड़ता है। ये नहीं कह रहे कि उनको आप बिल्कुल कुछ अपने पल्ले से दे, और जो उनका रोजगार बनता वो तो दे। गरीब को जो है उसको कम से कम गरीब के बच्चे को नौकरी दे दे, जो चीज जायज है वो दे दे, मेडिसिन सस्ती कर दे। मुझे पाकिस्तान का एक अस्पताल बता देना जिस अस्पताल के अंदर आप जाएं और आपको एक बेड मिल जाए, गरीब के बच्चे का बगैर सिफारिश के ऑपरेशन हो जाए। एक स्कूल बता दे सरकारी जहाँ के बच्चे बड़े अच्छे नंबर पे पास होते हो। मुझे एक कोई ऐसी नौकरी बता दे जहाँ सिफारिश के नौकरी मिलती हो। मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दे जहाँ पर गरीब जो है वो ये कहे कि हाँ आज इस महकमे ने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है, कमाल कर दिया है। तो फिर तो बड़ा ठीक है, फिर तो आप हर जंग को जीत लेंगे क्योंकि अवाम आपके साथ होगी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था क्या सऊदी अरब देखें, क्या सऊदी अरब के पास एटम बम है? नहीं है, लेकिन वहां पे इंसाफ है। वहां पे हर शख्स जो है रात को सुख के साथ सोता है। वहां की हुकूमत अपने शहरियों का ख्याल रखती है। वहां की हुकूमत अपने शहरियों को हर सहूलत मुहैया करती है। वहां की हुकूमत वहां पे बाकायदा लोगों को, गरीबों को, मस्कीनों को, सफेद पोशों को सबका ख्याल करती है। और आज वहां पे कानून की बालादस्ती है और लोग उनसे मदद मांगने जाते हैं और वो मदद भी करते हैं। और हम सब कुछ होने के बावजूद भी हम रोजाना आज नजगारी के नाम पर इतने लोग बेरोजगार हो गए, फलां चीज के नाम पर इतने लोग बेरोजगार हो गए और फलां के नाम पर ये हो गया। तो ये हमें सोचना चाहिए, हर जंग उस वक्त जीती जाती है जब कौम साथ खड़ी हो। और अपोजिशन जमातों को आपको चलने पे तुले हुए हैं। और साथ में यासर साहब आप कह रहे हैं कि क्या ये सब एक पेज पे हो सकते हैं? दहशतगर्दी के मामले पे सबका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो घर का मालक होता है ना इक़्तिदार में बैठा यानी हुकूमत, उसको फिर तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है, उसे जाके मनाना होता है। वो मनाते भी नहीं, गालियां भी निकालते हैं और बाद में कहते हैं जनाब आप आ भी जाए हमारे बीच। ऐसा नहीं होता। लेकिन कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये कहा था कि जो मर्जी होता, इन्होंने इनकी तरफ से कोशिश थी या नहीं थी, पीटीआई को आना ज़रूर चाहिए था। ये उनकी अपनी राय थी कि पीटीआई बायकॉट ना करती, आती ज़रूर, लेकिन आके अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करवाती। बात ये राय थी कामरान मुर्तज़ा साहब की, उनकी राय का एहतराम है। ये बिल्कुल पीटीआई की राय आप आज के प्रोग्राम में पीटीआई से पूछिएगा, ये तो वो जवाब दे सकते हैं। आपने मुझसे एक बतौर न्यूट्रल टेक्स्ट पूछा है, एक बतौर तजियाकार पूछा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत जो है हमें उसे नहीं जुटला सकते। आपको रवैयों में तब्दीली लाना होगी। जब रवैयों में तब्दीली आ जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा राना साहब, एक आपने कहा जी हुकूमत ख्याल नहीं करती, ये आपको गिला है। हुकूमत सर क्या ख्याल करे? आज की ख़बर है, शाम गए आई कि वफाकी कैबिनेट जो है उसने वज़राए मुमलिकत की, सर मैं अगर आप कहें ना बड़े गरीब लोग थे, सर मैं पूरी तफसील आपके सामने रख देता हूँ कि नए बिल की मंजूरी के बाद जी मेरे सुनने मेरे पास है, मैं पा रहा था, मैं सुन रहा था और मुझे बड़ा मैंने कहा ये मुस्तहिक है लोग हैं, बल्कि इनको कोशिश करें यासर साहब अपनी और मेरी तनख्वाह भी इनको दे दें। सर नाजरीन को भी बता देना सर कि देखें कितना मुश्किल काम कर रहे हैं, कितने फ़ीसद तनख्वाह बढ़ी है उनकी। वफाकी वज़राए मुमलिकत मशीरों की तनख्वाह में 188% तक सर इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह इससे पहले 2 लाख होती थी, वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 होती थी, तो अब वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा किया गया। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा हुआ है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए जो है समरी की मंजूरी ली है। 2 माह पहले अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ था उसी की बुनियाद पे ये हुआ है, तो अब वो 5 लाख से वफाकी वज़ीर की तनख्वाह जो है वो ज़्यादा हो गई। यासर साहब इनको ये थोड़ी तनख्वाह है, ये आवाम के खादिम है, सब कुछ इनको दे दें यार, ये मुस्तहिक है, यही पूरा पाकिस्तान है। बाकी आप मैं ये गरीब लोग भाई रेडी वाला दूसरे कोई पाकिस्तान नहीं है। इनको और पैसे दे, इन्हें जो दे सकते हैं दे दें। हमारे खून की बोतलें इन्हें दे दे, हमारे बच्चों की किताबें छीन के इन्हें दे दे, हमारे बच्चों के पेन जो होते हैं, कलम जो होती है वो भी बेचकर इन्हें दे दे। हमारे घरों में बिजली के बिलों की मद में जो ज्यादा पैसे बेचते हैं वो भी इनको दे दे इनको यार, इनको बहुत जरूरत है पैसों की। ये गरीब लोग हैं, ये वज़रा नहीं है, ये गरीब नहीं है इस मुल्क के असल गरीब जिनको पैसों की जरूरत है यार, दे दें इन्हें।
आप ऐसे ही लोगों को दिखा रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि किस तरह बनी। इनको हक बनता है इनकी तरह बनने का, और तरह बनाए, बल्कि कोशिश करें कि अपने घरों में जो ईद के चार्ज से थोड़े थोड़े से पैसे बचे वो भी इनको बचा दे। एक अकाउंट बनवा दे गवर्नमेंट को। मैं ये इल्तिजा करूंगा हुकूमत से, एक हुकूमत अकाउंट बनाए, लेकिन इमदाद बनाए वफाकी वज़रा, इमदाद बनाए अरकान असम्बली, इमदाद बनाए अजाफी तनहा, इनकी तनहा बनाने की इमदाद बनाए अरकान असम्बली, चारों चाहे वो सारे जितने हैं उनकी, तो उसमें उस फंड में लाजम करार दे दे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अपोजिशन अलायंस के हवाले से बात करते हैं। अपोजिशन के मौजूदा जो मुतालिबात थे, जो आपस में बैठ के तय किए गए थे, वो किस हद तक पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। वो जो ग्रीवेंसेस थे माजी करीब के, जो दूसरों के भी थे, जैसे कल मैं बात कर रहा था कि एक तरफ तकिया किया गया था पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि तमाम जो जमातें थीं उनका फितरी इत्तेहाद हो या गैर फितरी इत्तेहाद हो, इलेक्शन साथ लड़े हों या मुखालिफ लड़े हों, उनके पार्टी बयानिए जो हैं वो एक जैसे हों या मुख्तलिफ हों, उनमें राइट वाले हों या लेफ्ट वाले हों, वो मुश्तरका मफादात के तहत आगे बढ़ने की तगदो कर रहे थे। लेकिन जब हुकूमत बनी तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को उस हद तक एंटरटेन नहीं किया गया जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने उनका साथ दिया था। अब अगर ये बात की जाए कि ये पाकिस्तान के मकासद के लिए आगे बढ़ने की बात है, यकनिकाती एजेंडा है, तो ये सोच से मावरा बात लगती है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ख़ास मकासद के लिए, अपने बयानिए के लिए, अपनी पॉलिसी के लिए और अपने खदोखाल के लिए पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाने का एजेंडा देती हैं, ताकि हम हुकूमत में आएंगे तो इस तरह की पॉलिसी होगी। दूसरों से तो वो मुख्तलिफ होते हैं, तो इसीलिए वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ा पाते हैं। अगर दूसरों से वो मुबासरत रखने वाला बयानिया हो तो फिर वो अपनी तहरीक को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो क्या इस वक्त ये ज़रूरत है कि कोई भी तहरीक चलने से पहले उसका एजेंडा तय किया जाए और उस तहरीक के मकासद को हासिल करने के बाद जो पावर शेयरिंग है उसकी भी बात पहले ही कर ली जाए, तो तभी वो तहरीक मजबूत हो सकती है। माजी के तजर्बात से क्या सीखा गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्तकबिल का लाहेअमल तरतीब दिया जाएगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े असलम गौरी साहब ने। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, मेरा ये बुनियादी नुक्ता है कि कोई भी जमात हो, मिसाल ABC YZ, आप कोई भी जमात ले लें, उसका खासा, उसके मकासद और उसकी तरजीहात वो यही होती हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो ये करेंगे। अगर सिर्फ यही मकसूद हो कि किसी जमात का साथ देना है तो फिर अपनी जमात को आगे बढ़ाने की तगोदो क्यों? तो सवाल ये बनता है कि माजी से आपने क्या सीखा है जिसकी बुनियाद पे आप समझते हैं कि अब अगर कोई एग्रीमेंट होगा, कोई इत्तेहाद होगा, तो उसके खदोखाल पहले से ये वजह होंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारे कहते हैं कि जख्मों में से नमक छिड़का है ये बातें करके। मैं सर ना तो मैं ये भी तो सर ये भी तो हो सकता है कि मैं जख्मों के ऊपर कोई मरहम रखना चाह रहा हूँ, खुले ना छोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने तो भाई ये काम हमेशा से करते आ रहे हैं और हमेशा ही जब बात होती है तो आइन की बालादस्ती की बात होती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है और ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल आज से नहीं कर रही है, 1970 से, बल्कि शुरू से पाकिस्तान बना तो ये कहानियाँ चलती आ रही हैं और हम इन कहानियों को फेस करते आ रहे हैं अब। और इत्तेहादों का हिस्से भी हम रहे हैं, MRD हो और इसके बाद ये MMA हो, फिर उसके बाद अब ये PDM था, हम सब का हिस्सा भी रहे हैं। PDM में तो हम और MMA और PDM में तो हम लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और उस वक्त ऐसा लगता था कि हम इस मुल्क में अब हर वो चीज़ ख़त्म कर देंगे जिस चीज़ से आवाम को जमहूरियत से दूर किया जाता है। हमारे साथी जो हमारे साथ आके शामिल हुए, जो कि बड़े घबरा के साथ आ रहे थे, लेकिन फिर जब उनको मजबूर हो गए कि कोई दुबई पहुंच गया और कोई लंदन, तो फिर उन्होंने जल्दी से हमारे साथ आके लेफ्ट राइट पर खड़े हो गए। खड़े होने की हद तक हमारे साथ थे, हम भी इसको खुश थे कि चलो खड़े तो हैं हमारे साथ। और इस पर फिर तहरीक चलना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद तहरीक में आ गए थे। 14 मिलियन मार्च किए हमने, आज़ादी मार्च किया। तो ये साथी जब हमारे साथ आ गए तो स्टेज पर तो आ जाते थे, मजमे में नहीं होते थे या पिंडाल में नहीं होते थे, तो हमने उसी पे सब्र शुक्र किया, उनको लेकर चलते रहे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि 2018 जब इलेक्शन आया 2024 वाला, तो फिर हमारे साथियों ने कहा कि नहीं जी, सियासत अपनी अपनी है। मुझे याद है कि आपसे इस वक्त के नायब वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में कहा था
तो मौलाना साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, ज़ीर एक सियासतदान है, लेकिन सियासत अपनी अपनी है। तो फिर ये जब वो टाइम आ जाता है, इलेक्शन के दौरान ने ये फरमाया था, तो जब वो टाइम आ जाता है तो फिर जब ये सियासी जमातों में बदकिस्मती यही है, मुल्क के जो में जो इस पर जमहूरियत भी डामाडोल रहती है, फिर हम ये कहते हैं कि जितनी मिली है इसी को संभाल लो, इसी पर सब्र शुक्र करो। तो उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि हम अपने अपने मफादात को लेके भी तहरीकों में होते हैं, हम इज्तिमाई मफादात की बात तो करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो फिर अपने ज़ाती मफादात के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें तो इसमें PDM में बहुत सख्त तजर्बा है और यही वजह है कि हम इस नए इत्तेहाद में जाने से घबरा रहे हैं। और हम जैसे जैसे इनके करीब होते हैं नए इत्तेहाद वाले दोस्तों के, हम महमूद सातिकजई का चेहरा देखते हैं, पुराने संजीदा साथी हैं, हमारे साथ पूरे 4-5 साल PDM में रहे, पुराने उनके वालिद साहब पार्लियामेंटेरियन थे। तो हम उनका जब चेहरा देखते हैं हम भाग के थोड़ा सा करीब चले जाते हैं, मोहब्बत में आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पता लगता है 26वीं तरमीम के बाद जिन दोस्तों ने हमें कहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है, हम आपको गुजार हैं, फिर वो सारा उसका मलबा हमारे ऊपर डालते हुए नजर आते हैं। बात यहाँ तक होती तो फिर बात थी, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि शायद खाकान साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं कदम आगे बढ़ाओ, हमने मिलकर चलना है, सब कुछ है। शायद खाकान आपको याद होगा PDM के सेक्रेटरी जनरल थे, मौलाना साहब सदर थे, शायद खाकान साहब तो समझदार आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बात को भी समझते हैं, करते हुए बहुत सोचते हैं। तो हमने फिर उनका हाथ पकड़ा, फिर आगे की तरफ बढ़े। तो फिर जनाब अभी आप देख लें जो परसों कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपने जाना है नहीं जाना है, हम बाइकाट करने जा रहे हैं, इंटीमेशन देना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो मैं समझता इस तरह से इत्तेहाद ना बनते हैं ना चलते हैं जब तक आपका एतमाद नहीं होगा। और हम तो डसे हुए हैं इत्तेहादों के, मेरा जुमला बड़ा मैं अक्सर कह देता हूँ कि हम तो इत्तेहादों के डसे हुए हैं। तो जब तक कि ये हमें एतमाद नहीं आता और ये चले मैं फिर एक शेर सर जो है वो आपकी नज़र करता हूँ कि सोच में हूँ सभी इस बार कहाँ जाएंगे, आस्ती झाड़ दी तो यार कहाँ जाएंगे। हाँ ये तो बहुत आपने शेर पढ़ा है, ये तो हैरान कर दिया। बहन ये कि हम सारी ख्वाहिश तो है, चाहत भी है, दोस्तों की भी चाहत है, मैंने जिनका नाम लिया उनकी बहुत चाहत है, पुराने साथी हैं हमारे साथ, कुर्बानियाँ देने वाले हैं, वो उनके साथ भी कहीं ना कहीं हाथ तो होता है। तो लेकिन ये मकसद ये है कि जो इस वक्त अपने आप को बड़ी पार्टी समझती है वो मशवरा नहीं करती, वो अपनी मर्जी करते हैं, जिसकी वजह से हम जब करीब आते हैं तो फिर फासला बढ़ जाता है, जब फासला बढ़ता है तो फिर करीब आने की कोशिश करते हैं। अभी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे और इनके दरमियान में कितने बड़े फासले हैं, हमने एक दूसरे को किन किन अलकाबात से नवाजा हुआ है। और आज मेरा और इसका कारकुन कैसे खड़ा हो सकता है हाथों में हाथ डाल के, जब तक हम उनको कोई मोहब्बत का सबक नहीं पढ़ाएंगे, उनको कोई बताएंगे। लेकिन गौरी साहब आप क्या समझते हैं कि वो जो फैसले करते हैं या जो दूरी इख्तियार करते हैं या जो कम्युनिकेशन बैरियर्स जो बीच में होते हैं, ये दानिस्ता तौर पे उनकी तरफ से किया जाता है या फिर वो इतने बाइख्तियार नहीं हैं कि वो कुली तौर पे ख़ुद फैसला कर सकें जब तक उनकी मुलाकात नहीं हो जाती और मुलाकात में रुकावट हुकूमत डालती है? दोनों चीज़ें, आप दोनों चीज़ें, सेकंड वाली चीज़ अपनी जगह है, फर्स्ट वाली चीज़ अपनी जगह है। सेकंड वाली ठीक है, वो उनसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं, लेकिन ये गाइडलाइन का सिलसिला भी अब ख़त्म होना चाहिए। 2-4 आदमी उनके जिम्मेदार हों जो यहाँ डिसीजन लें। इस तरह से हर बार हम गाइडलाइन नहीं जा रहे हैं, इसकी मुनासिब भी नहीं लगता। सियासी पार्टियों में तो अदारे होते हैं, हमारे पास अदारा है जिसमें मरकज़ी मजलिस शुरा है, मरकज़ी मजलिस अमूमी है, मरकज़ी मजलिस आमला है, हम उसमें बैठ के फैसले करते हैं, हमारी पॉलिसी साज अदारे वही हैं। तो हम वहाँ की पॉलिसी, चाहे मौलाना साहब हो, मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी साहब हों या मैं हूँ या एनी पार्टी का कोई भी साथी है, कामरान साहब हैं, वो उसको फॉलो करते हैं जो हमारी पार्टी ने एक बनाया हुआ था। फिर ये नहीं होता कि हर चीज़ से हम आज दूसरे से पूछते फिरते हैं, एक पार्टी के डिसीजन होते हैं, हम डिसीजन पे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ भी इनको ठीक करनी होगी। अगर इत्तेहाद में बैठेंगे तो फिर कल को हम एक फैसला करते हैं, फिर ये कहेंगे हम पूछने जा रहे हैं, हुकूमत मिलने नहीं देगी, और फिर इत्तेहाद गया साइड में, समझिए बात को। तो अब ये सूरत हाल वो जो है हम उसको सोच रहे हैं, हम इसी परेशान हैं। फिर ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा करते हैं कि जी हम अब जाते हुए अगर हमें टेलीफोन कर देते, इन्हीं का फायदा था ना। हो सकता है इनकी बात सुन के हम भी रुक जाते, नहीं जाते, लेकिन इन्होंने इस तरह बाइकाट किया खामोश से, और सुबह 10 बजे उठ के रात 1 बजे तक इन्होंने कोई हमें बताया नहीं, और सुबह 10 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी हम तो नहीं जाएंगे, कि हमें मुलाकात नहीं करने दी गई, हमें मिलने दी गया है।
ये सिलसिले को ठीक होना चाहिए। अगर ये सिलसिला ठीक नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद के बारे में कह सकता हूँ अभी दिल्ली दूर है। तो बहुत शुक्रिया असलम बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन पाकिस्तान की इसी सियासी मंजरनामे में बात को आगे बढ़ाते हुए अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर वफाकी इत्तेहादी जमातों के माबैन जो ताल्लुकात है उसके ऊपर अगर रोशनी डाली जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाकी हुकूमत से, लेकिन फिर भी वफाकी हुकूमत के साथ मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ मौजूद हैं। उनकी तरजीहात से इख्तलाफात होने के बावजूद भी रियासत पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उसके जो इक़दामात हैं या उसके लिए कोई बेहतरी के इक़दामात हैं उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तगोदो कर रही है, लेकिन कब तक करती रहेगी। और दूसरी तरफ अपोजिशन के जो रवैये हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रों से देखती है। नहरों के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने एहतजाज को किस हद तक रिकॉर्ड करवाएगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने। कादिर खान मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर मंदोखेल साहब, इससे पहले कि मैं ये सियासी मामलात के ऊपर बात करूं, एक आमियाना सा सवाल है, पता नहीं क्यों अज़राए तफन्नुन पूछने का दिल चाह रहा है कि आज वो सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना से मंजूरी ली गई कि वफाकी वज़रा मुआवनीन ख़ुसूसी जो हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं 188%। तो कहीं पीपल्स पार्टी को कोई गम तो नहीं हो रहा कि वफाकी काबीना में शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की? नहीं, गम ये जो बातें आप बता रहे हो ये बातें हम पहले ही टुकरा चुके हैं। और अलबत्ता मैं अरकान असम्बली के तनख्वाहों की बढ़ाने की बात की हिमायत करता हूँ। पिछली असम्बली में जहाँ में हिस्सा था PTI वाले खुद तकरीबन तमाम MNA से उन्होंने दस्तखत लिए, शौकत तरीन साहब बढ़ाएंगे। आप देख लें कि जो कारोबारी लोग हैं या मुझ जैसे वकील है 30-31 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट तक हो गए, हमने अपनी वकालत छोड़ दी है, इस्लामाबाद में बैठे रहे। इस तरह कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, आप 1,71,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं जिसमें तो सिंगल आदमी भी अपने आप को नहीं पाल सकता है। मुलाजमीन के तनख्वाहें, अखराजात और फैमिली की वो तो दूर की बात है। और फिर जो टिकट दे रहे हैं वो टिकट जो है ना 25 टिकट दे रहे हैं 6 महीने का। अब जो बंदा इस्लामाबाद में पढ़ा रहे उसके लिए तो 25 भी बहुत है, मगर मेरे जैसा वर्कर आदमी हो जो हर हफ्ते हम अपने हल्के को 2 दिन टाइम देते हैं, तो मैं तो इसी बिजनेस क्लास की टिकट को इकोनॉमी में तब्दील करके 40-50 बनाता था और हर हफ्ते आता था, 2-2 महीने की मेरी बुकिंग होती थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अरकान असम्बली को अगर आप तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनको मराहत नहीं देंगे, और अगर आपका ये सोच है कि ये तो करोड़पति अरबपति लोग हैं और ये इलेक्शन पे करोड़ों खर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये कि मिडिल क्लास की या लोअर तबके का तो आप बिल्कुल आउट ही कर रहे हो। अच्छा, मंदोखेल साहब ईमानदारी से सर बताइएगा, आप जैसे कितने अफराद हैं पार्लियामान के अंदर? देखिए, मेरे जैसे बिल्कुल कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे आप बता दे कि जो मैं इस बात की भी हिमायत करता हूँ कि जो अरबपति करोड़पति है वो क्यों तनख्वाह ले रहा है। हाँ। देखिए, आसपा बिटो जरदारी साहिबा नहीं ले रही है। इस तरह मैं कहता हूँ ये जो खरबोपति लोग बैठे हुए हैं तो उनको तो तनख्वाह खुद वॉलंटियरली इनकार करना चाहिए। कानून तो ये है कि सबको मिलना चाहिए, मगर ये तो इख्तियार में है कि वो कोई लेता है कोई नहीं लेता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने मेरे ख्याल में असम्बली ने सब लोगों के जितने भी MNA हैं या सेनेटर है इनकी असाजात का डेटा डिक्लेयर करके और उसके साथ करना चाहिए कि बाबा ये आदमी इतने अरब रुपए की प्रॉपर्टी है और ये फिर भी तनख्वाह नहीं छोड़ रहा है, तो उसको तो जरूर होना चाहिए। लेकिन आम जो गरीब आदमी या जो मिडिल क्लास का आदमी है वो अगर सियासत में आना चाहे तो वो तो आप आउट कर रहे हो, क्योंकि आप इस वजह से आउट कर रहे हो, वहाँ तनख्वाह दे नहीं रहे हो, खर्चा दे नहीं रहे हो, वो अपना कारोबार दुकान मुकान जो भी उसका पेशा है वो छोड़ के इस्लामाबाद में कानून साजी के लिए जब बैठा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि पीछे तो घर वाले भूखे मरेंगे। तो मेरे ख्याल में आप हौसला अफजाई के बजाय हौसला शक नहीं कर रहे हो कि ऐसे लोगों के जो आम तबके के लोग वो सियासत में आ जाए और असम्बली के मेंबर बने। लेकिन वो बात ठीक है जहाँ तक आपने एक पोर्शन के हवाले से की है, लेकिन कुली तौर के ऊपर जहाँ पे बात सर हो रही हो, ये वफाकी हुकूमत ने निजकारी के जो मंसूबे बनाए, जवाब दे दिए मैंने आपको। जी, मैंने उसको भी जवाब दे दिया है कि जो अरबपति लोग हैं उनके असाजात डिक्लेयर हॉलिडे हो चुका है, उनको कंपेयर करके असम्बली के इनके ऊपर जो ना वो होना चाहिए कि बाबा आप क्यों पैसे ले रहे हो, एक आदमी के अकाउंट में 1 अरब रुपए पड़े हुए वो 2-4 लाख रुपए तनख्वाह क्यों लेता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, पीपल्स पार्टी निजकारी की हिमायत नहीं करती, हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हिमायत ज़रूर करती है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो 3200 में से 1700 बंद कर दिए गए हैं, 6000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फ़ैसला है। क्या ये फ़ैसला खुशाइंद है, इससे मईशत संभल जाएगी, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें राय को शामिल किया गया?
देखिए, पीपल्स पार्टी के कोई राय शामिल नहीं है। यूटिलिटी स्टोर का बुनियाद मेरे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखा, और पिछली असम्बली में जहां मैं खसूसी कमेटी का चेयरमैन था, वहां हमने कमेटी में मुतफ़क्का तौर पे तमाम जो हमने मिनट्स दिए 72 महकमों का, उसमें यूटिलिटी स्टोर के कच्चे मुलाजमीन थे, उनको भी रेगुलाइज करने के अहकामात हमने जारी किए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोअर तबके के किसान, आरी और गरीब की बात की है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर का अगर मैं आपको डेटा बता दूं, यूटिलिटी स्टोर में 1 रुपये हुकूमत पाकिस्तान उसको पैसे नहीं दे रहे, बल्कि यूटिलिटी स्टोर पैसे बचा के दे रही है हुकूमत पाकिस्तान को। सर, सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की अगर आरा को भी शामिल नहीं किया गया, एक आपके पायलट प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को भी बंद करने की बातें हो रही हैं, कल को उठें और पीपल्स पार्टी का कोई प्रोजेक्ट हो वो बंद करने की बातें हो, चले वो अपोजिशन में आप होते तो एक अलग बात थी, इत्तेहादी होते हुए यूं सरफे नज़र करना ये किन बुनियादों पे है? और इतने गिले करने के बावजूद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? उसके नताइज आपको 4 अप्रैल को नजर आ जाएगा। बिलावल भुट्टो जब शहीद भुट्टो की बरसी में जब तकरीर करेंगे तो आपको एक वाज़ह पॉलिसी पीपल्स पार्टी की आ जाएगी। जहां पंजाब में हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जहां कराची में K4 मंसूबे के लिए पानी का पैसों का इशू है, वो वफाकी हुकूमत नहीं दे रहे हैं। ये मुखबर खास आपने किसके लिए मुखबरी का उन्हें तमगा दिया? मंसूबा हमने बनाया था एन वक्त पे शहबाज शरीफ सी पोर्ट अथॉरिटी बनाया 2 सूबों जो हमारी हुकूमत है सिंध बलूचिस्तान में, हमसे मशवरत ली गई है। और सबसे बड़ा सिंध को, यानी आप सिटी तो बना रहे हो, यानी अच्छी बात है, चुलिस्तान को सरसब्ज बना रहे हो, हमारी तो ख्वाहिश है कि पूरा पाकिस्तान सरसब्ज हो, मगर ऐसे सरसब्ज को हमने क्या करना है कि आपने सिंध की सरसब्ज जमीन को आपने बंजर में तब्दील करना है, और सिंध के आवाम सर पे पाँव रखे आपने चोलिस्तान के रेगिस्तान मनपसंद लोगों को 12 लाख एकड़ जो आपने अलाट किए किन लोगों की उनका लिस्ट भी शायद कर ले। और पंजाब हुकूमत ने अपनी ADPs में 218 अरब रुपए रखे हुए और काम चल रहे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिंध के साथ ज्यादती है, और मैं नहीं समझता हूँ कि सिंध इसके ऊपर खामोश होगा। और मुझे मेरा ख्याल है कि 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो साहब अपनी पॉलिसी बयान देंगे इंशाल्लाह भुट्टो साहब की बरसी के मौके पे। अच्छा, मैंने वो एक सवाल मेरा बीच में ही रह गया, मैंने कहा ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को अपने मुखबर खास किसके लिए मुखबरी करने पर तमगा दिया? डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुलाया, वहाँ मैंने कहा है तो मुखबर खास हमारी कानून या पुलिस की जबान में उनको कहते हैं जो थाने के लिए मुखबरी करते हैं और उनके लिए जासूसी करते हैं और वो उनके लिए पैदागरी करते हैं। 3800 वोट पे ये MNA बना हुआ है, मेरे 42,000 वोट है। आज भी इलेक्शन कमीशन के सारे सबूत हमारे पास है, न इलेक्शन कमीशन फैसला दे रही है न ट्रिब्यूनल दे रही है, जबकि मेरे पिछले जब मैं उस कमेटी का हिस्सा था हमने कानून पास किया है कि ये ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर जो है ना वो फैसला देगी। आज 1.25 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक ट्रिब्यूनल जो है ना केस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हम जैसे लोगों के साथ ज्यादती है और ये मुखबरों को टोला जो है ना ये इनको जो है ना वो नवाजने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी आप कहते हैं कि हुकूमत जो है हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, दूसरी तरफ अपोजिशन का अलाइंस बन रहा है, तो आपको लगता है कि हुकूमत की इस रवैये की वजह से अपोजिशन का अलाइंस जो है वो मजबूत हो जाएगा? जो अपने इत्तेहादियों को नहीं संभाल पा रही वो अपोजिशन को टैकल कैसे करेगी? वो बात आपकी दुरुस्त है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है हुकूमत में 70 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी है, वो उनसे नाराज है, MQM उनसे नाराज है। मेरे ख्याल में कान में किसी ने उसको बोल दिया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम चलते रहो, ये उनकी गलत फहमी है। लेकिन साथ साथ में ये कहूंगा कि जो अपोजिशन की बात करें, कौन सा अपोजिशन, खुद PTI के अंदर जो है ना वो दर्जन दड़े बने हुए हैं, खुद PTI से जो है ना मौलाना साहब नाला है, खुद PTI ने जो है ना वो MQM को धोखा दिए है, खुद PTI ने अख्तर सिंगल साहब को धोखा दिया है, खुद PTI ने मंजूर पश्तीन के साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मोमिन के 11 अक्टूबर को पिछले साल मुआहिदा किया था कि 2 महीने के अंदर हम कानून साजी करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। आज 4-4.5 महीने हो गए, तो आप मुझे बताओ PTI के ऊपर एतबार कौन करेगा? मौलाना साहब तो खुलेआम कह चुके हैं कि जब हुकूमत से आप मुज़ाकरात कर रहे थे हमें एतमाद में नहीं लिया, चीफ जस्टिस से इनका वक्त मिला, मौलाना साहब के किसी बंदे को साथ नहीं ले गए, तो PTI तो अपना ही खेलता रहता है। तो यकीनन ये जो आप एहतियात की बात करें, कोई एहतियात नहीं बनेगा। कादर बंदो खेल साहब, बहुत लोग ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं, ख़बरें दे रहे हैं कि अप्रैल का महीना तब्दीली का महीना है, और अगर आपकी नज़र में अपोजिशन का इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या वो तब्दीली जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथों वकूफ़ पज़ीर होगी?
देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो साहब पार्टी पॉलिसी देगी, और अभी मैं और आप जिस वक्त टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और आपका ये शो खत्म होने से पहले बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दे तो मुंह के बल गिरेगी। अगले सेगमेंट में आप शहबाज शरीफ साहब को साबिक वज़ीर आज़म कहना शुरू कर देंगे। इतनी इनकी पोजीशन है। तो ये पोजीशन आपको मुस्तकबिल में मजबूत होती दिखाई देती है या कमज़ोर होती दिखाई देती है सर? देखिए, आप कराची को पानी का K4 K5 मंसूबा हम अज़म कर लेंगे, सिंध के सैलाब ज़दगान को पैसे नहीं दे रहे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, सिंध सी अथॉरिटी बना ली है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, पंजाब में हमारे MPA मैंने के साथ ज्यादती हो रही है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर सिंध के अवाम के सर पे पाँव रख के और चोलिस्तान कैनाल निकालने का ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मेरा ख्याल में यही हुकूमत का आखिरी अरबा होगा और यही हुकूमत को ले डूबेगी। मेरे ख्याल में यही जो फैसला है वो हुकूमत को ले डूबेगा और इस पर 4 अप्रैल को जो है वो वाज़े तौर के ऊपर पॉलिसी जो है पीपल्स पार्टी के सामने आएगी। बहुत शुक्रिया कादिर बंदोखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौशी मंजरनामे में बात करेंगे। हुकूमत कहती है कि महंगाई के अंदर कमी वाक़ई हो चुकी है, हुकूमत कहती है दादोशुमार बेहतरी की तरफ गामज़न है, हुकूमत कहती है बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, हुकूमत कहती है कि यहाँ पे नई जो नौकरियाँ हैं वो हम जो है वो तख्लीक कर रहे हैं और इससे बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में अगर इसी रफ्तार से मईशत चलती रही या जो इम्कानात रोशन किए जा रहे हैं वो अगर वकूफ़ पज़ीर हो गए तो फिर हालात किस तरफ को जाएंगे और आम आदमी के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, पर कैपिटा इनकम में इजाफा क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब ने। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक सलीम साहब, सबसे पहले तो बात मैं बैंक्स के हवाले से करना चाहता हूँ। एक विंडफॉल टैक्स वसूली है सिंध हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से, उसके ऊपर स्टे था, वो स्टे ख़त्म हुआ। कहा जाता है कि वज़ारत कानून ने इसके अंदर बड़ा काम किया और 4 हफ्तों के अंदर ही 34.5 अरब रुपया जो है वो 7 बैंक से वसूल करके जो है वो कौमी ख़जाने में शामिल किया गया। क्या इसे कोई ब्रेक थ्रू समझते हैं कि वज़ारत कानून ज़्यादा मुतहर्रिक होगी या माशी मंजरनामा बेहतर होगा, या फिर आप समझते हैं कि मामूल की कार्रवाई? 2-4 चीज़ें इकट्ठी आपने एक ही सवाल में बंद कर दी हैं। मैं कोशिश करता हूँ बारी बारी उसका जवाब देने का। देखिए, जो केस हमारी अदालतों में फंस जाते हैं वो 15-15, 20-20 साल चलते रहते हैं। तो ये आप समझिए कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है कि टैक्स के केसेस जो कई सालों से फंसे हुए थे, अगर उनमें किसी किस्म की एफिशिएंसी आती है तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ ब्राइट स्पॉट, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपने जिक्र किया आम आदमी का। देखिए, असल फोकस जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए हर सवाल का कि आम आदमी का क्या हाल है या आम आदमी का क्या हाल होने वाला है। आपने कहा कि हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हो गई। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जो इशारियों की मईशत है वो यही बताती है कि पिछले साल महंगाई की शरह जो है वो 30% थी, यानी कि महंगाई जो है वो 30% की शरह से बढ़ रही थी, अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, 2-3% पे आ गई है, जिसका मतलब ये है कि महंगाई अभी भी हो रही है लेकिन उसकी बढ़ने की शरह कम हो गई। यानी कि अगर पहले महंगाई का घोड़ा 30 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था तो अब वही महंगाई का घोड़ा जो है वो 2 या 3 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की शरह कम हो गई। आम आदमी का जिक्र करें, देखिए हुकूमती इशारे जो हैं मुझे नजर आता है कि 2 किस्म की इकोनॉमी सामने आ गई है। एक है हुकूमत की इकोनॉमी जिसमें वो महंगाई के इशारे हमें बताती है, जिसमें वो सरमायाकारी के इशारे बताती है और बहुत सारे मस्बत इशारे जो है वो सामने लाए जाते हैं। एक मईशत है आम आदमी की मईशत, या खास तौर पे उसको कह लें तनख्वाहदार तबके की मईशत। और हुआ ये है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो 2 टैक्सेस का बोझ था वो 2019 में मुझे याद आता है कि तकरीबन 80 अरब रुपए का बोझ था। तनख्वाहदार पाकिस्तान का तबका $80 अरब रुपए का टैक्स जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा कराती थी। अब वो टैक्स जो है तनख्वाहदार तबके ऊपर 80 अरब से बढ़ के कोई 550 अरब पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 5 लाख रुपया भी तनख्वाह हो, जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत जबरदस्त तनख्वाह समझी जाती है, तो 30-35% जो है उसका वो कट के आपकी जेब में आएगा। उसके बाद जब आप बिजली का बिल देने जाएंगे आपके ऊपर 18% मजीद टैक्स कटेगा, आप गैस का बिल देने जाएंगे मजीद टैक्स कटेगा, आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे और आपके ऊपर मजीद टैक्स कटेगा, आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे आपके ऊपर मजीद टैक्स कटेगा, आप दूध का डब्बा खरीदने जाएंगे आपके ऊपर मजीद टैक्स कटेगा।
तो हुआ ये है कि पिछले कोई साल 2 सालों में जो मजमूई मईशत, जो मजमूई महंगाई की शरह है वो लगभग 60-70% रही है। और तनख्वाहें जो हैं अगर वो बड़ी हैं, बहुत जगह तो बड़ी नहीं है, अगर बड़ी हैं तो 5-10% से ज्यादा नहीं बढ़ी। तो तनख्वाहदार तबके की जो कुव्वत खरीद है वो मैं समझता हूँ तकरीबन खत्म हो गई। अब बहुत सारे खानदान आपको ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे उनको फैसला करना पड़ता है कि बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल देना है। हुकूमत खुद से बताती है कि बिजली की जो टैरिफ है वो तकरीबन 100% बढ़ा है पिछले कोई 24 महीनों के अंदर। तो 2 इकोनॉमीज वादे तौर पे सामने आई हैं। एक मईशत जो इशारियों की मईशत है, जो हुकूमत की मईशत है, वो भी दुरुस्त फिगर्स आपको बता रही हैं। और दूसरी असल मईशत जो है वो आम आदमी या तनख्वाहदार तबके की मईशत है, जहाँ कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म होकर रह गई। सर एक चीज़ ये बताइए, बात हो रही है बैरूनी इन्वेस्टमेंट की। बैरूनी इन्वेस्टमेंट में जो मुफाहमतों की यादाश्तों पे दस्तखत हुए थे सऊदी अरब के साथ हमारे, उसमें कुछ चीज़ें जो है पाकिस्तान में होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके पीछे भी कहा जाता है कि एक लंबा प्रोसेस था जो तकमील के मराहिल में था। लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको कितनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, या कितने वादे जो हैं उसके ऊपर अमल पैरा होता मंजरनामा नहीं दिखाई देता? देखिए, हुकूमत मईशत को, बैरूनी सरमायाकारी को बहुत पेचीदा बना के रखती थी। मामला बड़ा सिंपल था। देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि 193 ममालिक हैं इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और तकरीबन हर मुल्क एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। तो पाकिस्तान के साथ और आप समझिए कि 100 और कोई 92 ममालिक ऐसे हैं जो मुकाबला कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली का टैरिफ जो है वो आप समझिए कि 60-65 रुपए होगा, और हमारे जो मुकाबला करने वाले ममालिक हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें चीन है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें वियतनाम है, वहाँ पे बिजली का रेट जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 1/3 होगा। अगर 25-26 रुपए फी यूनिट पाकिस्तानी रुपए है और पाकिस्तान के अंदर कोई 60-65 रुपए है, तो आप मुझे बताइए कि बैरूनी सरमायाकार जो है वो क्यों कर पाकिस्तान में आगे सरमायाकारी करना चाहेगा? तो मामला सिंपल है। अगर पाकिस्तान वो फैसिलिटीज देता है जो पाकिस्तान के कंपेटिटर्स दे रहे हैं, तो फिर तो कोई चांस नजर आता है कि बैरूनी मुल्कों से, बैरूनी ममालिक से सरमायाकार पाकिस्तान आए। अब पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट टैक्स की शरह है वो दुनिया में तकरीबन 2nd हाईएस्ट है। यानी कि कोई 29% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स लग जाता है, हम कहीं 40% के करीब पहुंच जाते हैं। और हमारे जो कंपेरेटिव ममालिक हैं वहाँ पे 15-20%, 25% से ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। अगर कोई कॉर्पोरेशन पाकिस्तान आना चाहती है, कोई बड़ी कंपनी पाकिस्तान आना चाहती है और वो से देखती है कि 40-50% हमारी आमदन का हिस्सा हुकूमत टैक्स की मद में ले जाएगी, तो फिर आप समझिए कि वो पाकिस्तान क्यों प्रेफर करेगी। जाहिर बात है जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है, और रिव्यू कर करके हम इस नताइज तक पहुँचे हैं। बेहतर रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि एक ही देर पा हिकमत अमली को तरतीब देके मुल्क को बेहतर संत में गामजन किया जा सके। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। इस हवाले से अपना नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।